कैसे हैं दोस्तों मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये 1960 का दशक था और इलाका था कश्मीर। ठीक से कहें तो ये कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा था शिकारगढ़। ये आमतौर से लोगों की निगाह में नहीं आता, मगर कश्मीर के इसी गुमनाम कस्बे में 1960 की गर्मियों की छुट्टियां बिता रही थी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी। एक आम सी सुबह थी और इंदिरा एक पत्थर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। खुशनुमा माहौल था। देवदार के घने जंगलों से आती हुई बर्फीली हवाओं में इंदिरा सिहर सी रही थी कि अचानक इंदिरा के कानों में एक आहट सी आई। आहिस्ता आहिस्ता वो आहट और तेज होती गई और फिर घोड़ों की टापों में बदल गई। इंदिरा ने सर उठाकर देखा तो एक सफेद घोड़े पर सवार, सफेद वस्त्र धारण किए, बिखरी जुल्फों वाला एक साधु जैसा युवक सामने खड़ा हुआ नजर आया। अचानक गरजती हुई आवाज में उस युवक ने इंदिरा से सवाल दागा, आपका नाम इंदिरा गांधी है? इंदिरा कुछ बोलती इससे पहले इस अराजक से दिखने वाले लड़के को इंदिरा के पास आता देख इंदिरा के सुरक्षाकर्मी उस लड़के की ओर लपके कि अचानक इंदिरा ने उन सुरक्षा कर्मियों को रोकने का इशारा किया और खुद खड़ी होकर इस लड़के से बात करने के लिए उसके पास जा पहुंची। और इसके बाद वो लड़का इंदिरा को अपने साथ लेकर चला गया। कहाँ गया, क्या करने गया, ये सब मैं बताऊंगा आपको, मगर उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि ये सफेद कपड़े पहने साधु जैसा लड़का था कौन और अचानक से वह इंदिरा के सामने इंदिरा को ही ढूंढते हुए क्यों आया था। तो दोस्तों ये दास्तान बिहार के मधुबनी जिले के बैसाठा गांव से शुरू होती है, जहां 12 जुलाई 1923 की रोज एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा धीरेंद्र चौधरी। पूरा गांव आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार था, तो धीरेंद्र का घर भी उससे अलग नहीं था। यानी धीरेंद्र का परिवार भी बेहद कमजोर आर्थिक तबके से आता था, इसलिए धीरेंद्र का बचपन भी बेहद गरीबी के दौर से गुजरा था। मगर धीरेंद्र 13 साल की उम्र में ही घर से भाग जाता है और भागता हुआ लखनऊ के गोपाल खेड़ा आ जाता है, जहां वह महर्षि कार्तिकेय के आश्रम में रहने लगता है। महर्षि कार्तिकेय जो काशी के गुरुकुल के छात्रों को योग पद्धति के संस्कार सिखाया करते थे और भारत के जाने माने योगियों में उनकी गिनती होती थी। महर्षि कार्तिकेय के आश्रम में प्रवेश लेने के बाद महर्षि कार्तिकेय से ही काशी के गंगा तट पर बैठकर प्रातःकाल योग शास्त्र की दीक्षा लेते धीरेंद्र को काशी के घाट पर आता जाता जो कोई भी देखता था उसके बलिष्ठ सुंदर शरीर से आकर्षित हुए बगैर रह नहीं पाता था। धीरेंद्र योग शास्त्र की दीक्षा को भारत के बड़े बड़े लोगों को सिखाना चाहते थे, मगर इसके लिए आवश्यक थी ख्याति। इस ख्याति को अर्जित करने के लिए धीरेंद्र ने तय किया कि वो अपने योगाश्रम खोलेंगे और इस कतार में सबसे पहला योग आश्रम खोला जम्मू के इलाके में, जो श्रीनगर से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित था। ये वही दौर था जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बीमारी से परेशान होकर थोड़े दिन आराम करने के लिए कश्मीर आ रहे थे। उड़ते उड़ते ये खबर मनतलाई के आश्रम में धीरेंद्र के कानों तक भी गई। बस धीरेंद्र के दिमाग में एक नया विचार कौंधा, जिस विचार के चलते धीरेंद्र ने आश्रम के पास बंधे हुए अपने घोड़े की सवारी की और सीधा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जा पहुंचा। नेहरू मुस्कुराते हुए लड़के से मिले तो लड़के ने बड़ी कॉन्फिडेंस में नेहरू से कहा, प्रधानमंत्री जी आप मुझसे योग सीखिए, मैं योग पद्धति के जरिए आपके शरीर में समस्त विकारों को दूर कर दूंगा। नेहरू क्योंकि प्राचीन संस्कृति के प्राचीन इतिहास से परिचित थे, इसलिए योग शास्त्र की महिमा और महत्व को दोनों को समझते थे। तो नेहरू ने उस लड़के को झट से हाँ कर दी और एक आम सा लड़का देश के प्रधानमंत्री को योग सिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नेहरू को धीरेंद्र के सिखाए गए आसनों से जबरदस्त लाभ मिलने लगा। इस बीच प्रधानमंत्री की सुपुत्री इंदिरा गांधी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, जिसके चलते इंदिरा ने भी कश्मीर में आराम करने का इरादा बनाया। कश्मीर में जाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी दौर की वो घटना है जिस घटना से हमने आज की कहानी शुरू करी थी। असल में घोड़े पर सवार वो युवक धीरेंद्र ही था जिसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को योग सिखाने के लिए कश्मीर भेजा था। धीरेंद्र हर सुबह सुबह इंदिरा को योग सिखाने लगा। देश के इतने बड़े बड़े नेताओं से सीधे संपर्क में आने की वजह से अफसरशाही में उसकी पैठ बढ़ने लगी थी। केंद्र का कोई भी काम होता, कोई भी फाइल होती,
वो दिल्ली सचिवालय से बगैर दस्तखत हुए वापस नहीं आती थी। 1960 आते आते ही धीरेन्द्र की दिल्ली के सियासी दरबारों में वो हैसियत हो चली थी कि धीरेन्द्र को गोल डाकखाना के पास 1.5 एकड़ की जमीन महज 50,000 रुपए में ही मिल गई। गोल डाकखाना के पास 1.5 एकड़ की जमीन महज 50,000 रुपए में धीरेन्द्र को बगैर सत्ता के प्रभाव के तो मिल ही नहीं सकती थी। मगर सत्ता का ये प्रभाव अब धीरेन्द्र के साथ मानो धीरेन्द्र के उसी हैंडबैग की तरह हो चला था, जो हैंडबैग किसी को भी एक झलक में लेडीज बैग लग सकता था। मगर धीरेन्द्र न जाने क्यों इस बैग को हमेशा अपनी छोटी उंगली में फंसाए हुए नजर आते थे। ये वो दौर हुआ करता था जब गांधी परिवार के अंदर धीरेन्द्र किसी पारिवारिक सदस्य की तरह रहा करते थे, तो सलाह भी मात्र राजनीतिक न होकर पारिवारिक हुआ करती थी। धीरेन्द्र को तंत्र मंत्र और ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास था, क्योंकि इस बात का जिक्र इंदिरा ने अपनी अमेरिकी मित्र डोरथी नॉर्मन को लिखे गए उस निजी पत्र में भी किया था, जिसमें इंदिरा ने लिखा था कि उस योगी का शरीर तो इतना सुडौल है कि उसे आकर्षित हुए बगैर कोई रह ही नहीं सकता, मगर वह इतना अंधविश्वासी है कि उसके साथ रहना अपने आप में एक सजा की तरह है। मगर धीरे धीरे कुछ समय तक धीरेन्द्र के साथ रहते रहते, धीरेन्द्र की बातें सुनते सुनते इंदिरा का मन भी 1973-74 तक आते आते इस कदर बदल चुका था कि अब इंदिरा भी धीरेन्द्र के साथ तंत्र मंत्र के तमाम कर्म कांडों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। इस दौरान दिल्ली के सियासी हलकानों में कई ऐसे वाक्य घटे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। जैसे तत्कालीन सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने अपनी बायोग्राफी के अंदर एक वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा कि एक दोपहर वो अपने दफ्तर में फाइलें निपटा रहे थे कि अचानक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके दफ्तर में आ धमका और उनसे बोला कि आप अपने जासूसों और अधिकारियों की पूरी फौज दिल्ली के शमशान घाटों में दौड़ा दीजिए। सीबीआई के निदेशक को लगा कि शमशान घाट में सीबीआई के अधिकारी क्या करेंगे। उन्होंने धीरेन्द्र से तपाक से पूछा, कोई विशेष प्रयोजन? वीरेंद्र ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक के कान में कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के शमशान घाट में प्रधानमंत्री इंदिरा उनके सपुत्र संजय के खिलाफ एक मारण तंत्र अनुष्ठान किया जा रहा है और उस अनुष्ठान को रोकना बेहद ही आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब सीबीआई के अधिकारी दिल्ली के शमशान घाटों का चक्कर काट रहे थे, ये जानने के लिए कि कहीं कोई मारण तंत्र अनुष्ठान तो नहीं कर रहा, तो ये गंभीरता का आलम हुआ करता था। इंदिरा सरकार के भीतर तांत्रिक अनुष्ठानों को दी जाने वाली वरीयता में इंदिरा की पसंद कही जाने वाली उत्तर प्रदेश के दिग्गज राजनेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को तो इसी वजह से अपने पद से हाथ धोना पड़ गया था, क्योंकि वो एक तांत्रिक के घर जाकर उसके जरिए कुछ अनुष्ठान करा रहे थे और इस बारे में जानकारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लग गई। धीरेन्द्र ने इंदिरा के कान में ये बात अच्छी तरीके से जमा दी कि हेमवती नंदन संजय को नापसंद करते हैं, तो वो संजय के खिलाफ कोई मारण अनुष्ठान कर रहे हैं। जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों और यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की तैनाती लखनऊ के इर्द गिर्द के इलाके में कर दी गई और जब कुछ नहीं मिला तो लखनऊ के पास से एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंदिरा के सामने ले जाकर कहा कि यही हेमवती नंदन बहुगुणा के संपर्क में था और यही बहुगुणा साहब के लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा होगा। बाद में बहुगुणा ने बताया कि वो ज्योतिषी था ही नहीं, वो तो एक वैद्य था, हम उससे अपने पेट का इलाज करवा रहे थे। जनता पार्टी की सरकार के दौरान कहीं से इंदिरा को ये जानकारी मिल गई कि कोई संजय के खिलाफ मारण अनुष्ठान करा रहा है, तो धीरेन्द्र ने इंदिरा को उपाय बताया कि झांसी के काली मंदिर में लाख शतचंडी महायज्ञ का आयोजन कराया जाए, जिसमें 1 करोड़ श्लोक से संजय का तांत्रिक कवच तैयार किया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिल्कुल उसी तरह झांसी के काली मंदिर में संजय की सुरक्षा के लिए लक्ष्य चंडी महायज्ञ का पाठ कराती है। यही नहीं, जब बात उनकी अपनी खुद की पार्टी बनाने की आई तो उसके चुनाव चिन्ह को लेकर भी इंदिरा किसी सियासी पंडित के पास नहीं गई या किसी जन नेता के पास नहीं गई। इंदिरा कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के चरण में चली गयी कि आप बताइए हम अपनी पार्टी के लिए कौन सा निशान रखें, और उन्हीं के कहे अनुसार इंदिरा ने ये कांग्रेस का पंजा चुनाव चिन्ह रखा था। इंदिरा के जहन में तंत्र का ऐसा खौफ भर दिया था धीरेन्द्र ने कि उस खौफ से बचने के लिए भी इंदिरा आए दिन धीरेन्द्र की सलाह लिया करती थी। इससे धीरेन्द्र का सियासी रसूख लगातार बढ़ता जा रहा था और बढ़ती जा रही थी धीरेन्द्र की दौलत भी, इतनी कि उसकी रफ्तार को एक ही संज्ञा दी जा सकती है, बेलगाम। यानी अभी 10 बरस पहले 2 कमरों के एक फ्लैट में अपना योगा सेंटर चलाने वाला एक योगी आज इस देश में इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके 4,000 करोड़ की संपत्ति वाले आश्रम
तैयार हो चुके थे। यही नहीं, धीरेन की दौलत में धीरेन का व्यक्तिगत हवाई बेड़ा भी शामिल था, जिसमें 4 सीटर चेस्ना के 4 विमान, 19 सीटर डॉर्नियर के विमान और इन हेलीकॉप्टर के बेड़ों के सहारे धीरेन न सिर्फ खुद चला करता था, बल्कि अक्सर इंदिरा गांधी के संसदीय क्षेत्र का दौरा भी किया करता था। वास्तव में धीरेन की असल ताकत का खुलासा 1977 के शाह कमीशन की नियुक्ति के बाद हुआ। इन 2 बरस के दौरान शाह कमीशन ने धीरेन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए, मगर गांधी परिवार के सबसे संकटकालीन दौर में धीरेन इंदिरा और संजय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ थामकर पूरी शिद्दत के साथ गांधी परिवार के साथ खड़े रहे। और इसका इनाम भी धीरेन को तब मिला जब साल 1980 में इंदिरा सत्ता में वापस लौटी। इसके बाद ही धीरेन का हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी बहाल कर दिया गया और इसी के साथ कस्टम विभाग की तरफ से धीरेन को मंजूरी भी मिल गई धीरेन के सबसे बड़े खिलौने को विदेश से मंगाने की। ये लाल रंग की चिड़िया थी जो पूरी दुनिया में अपनी रफ्तार के लिए फेमस थी। ये पेट्स 2A विमान थे जिन्हें खास तौर से हवाई करतबों के लिए तैयार किया गया था। संजय हवाई करतब दिखाने में उस्ताद थे और कई दफा धीरेन के साथ उनके 4 सीटर विमान में ही ऐसी कलाबाजियां दिखाते थे कि इंदिरा कई दफा धीरेन को पहले समझा चुकी थी कि संजय को समझा लीजिए, ज्यादा विमान न उड़ाएं, यह संजय के लिए खतरनाक होगा। और इंदिरा की आशंका सच साबित हुई। 23 जून 1980 की सुबह जब दिल्ली के आसमान में विमान उड़ाते हुए संजय लगातार 3 सर्कुलर लूप बनाते हुए अचानक अशोका होटल के पीछे विमान पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और चंद सेकंडों के अंदर ही संजय को अपने साथ उड़ाते हुए यही पेट्स 2 विमान 180 डिग्री का गोता लगाता हुआ सीधा जमीन से जा टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है। और संजय गांधी की असामयिक मृत्यु की खबर सुनते ही इंदिरा अपने आवाज से भागी भागी विस्फोट की जगह पर पहुंच जाती है, तो धीरेन की आंखों में आंखें डालकर मानो ये कह रही थी कि इसलिए मैं मना कर रही थी, तुमने मेरा बेटा मरवा दिया। इंदिरा मौन थी, मगर इंदिरा की आंखों से छलकते हुए आंसू धीरेन से सवाल कर रहे थे, जिन सवालों का धीरेन के पास कोई भी जवाब नहीं था। माना संजय की मौत के बाद इंदिरा और धीरेन के रिश्तों में कुछ खटास जरूर आई थी, मगर अभी भी दिल्ली के सियासी दरबार में धीरेन की तूती बोलती थी। मगर धीरे धीरे ज्यों-ज्यों देश के सियासी पटल पर राजीव गांधी का सूर्योदय हुआ, वैसे वैसे धीरेन का सियासी सूरज अस्त होने लगा। और इसकी सबसे पहली झलक देश को तब मिली जब दूरदर्शन पर आने वाला धीरेन ब्रह्मचारी का मशहूर कार्यक्रम योगा अभ्यास अचानक से दूरदर्शन की स्क्रीन पर आना बंद हो गया। मगर यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी। धीरेन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देश के प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय के दरवाजे धीरेन के लिए बंद हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजीव व्यक्तिगत रूप से धीरेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए धीरे धीरे धीरेन का गांधी परिवार में आना जाना कम हो गया। गांधी परिवार के अंदर लगातार घटते वर्चस्व की वजह से दिल्ली के सियासी दरबार में भी धीरेन की ताकत कम होती जा रही थी। इसलिए धीरेन अब अपना ज्यादातर वक्त अपने जम्मू वाले आश्रम में बिताने लगा। मगर जब इंदिरा गांधी की हत्या की खबर धीरेन ने सुनी तो धीरेन वापस दिल्ली आया। वह इंदिरा के शव के पास उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चबूतरे पर चढ़ा ही था कि राजीव ने अपने सहायकों को इशारा कर धीरेन ब्रह्मचारी उस चबूतरे से उतारकर इंदिरा के शव से इतना दूर कर दिया कि धीरेन दोबारा इंदिरा के शव के करीब तक भी नहीं जा सका। आप यकीन कर सकते हैं कि वो योगाचार्य जो एक समय इंदिरा के सबसे करीबियों में से एक गिना जाता था, जिसके बगैर इंदिरा एक फैसला नहीं लेती थी, जिसकी सलाह पर मुख्यमंत्रियों की शपथ और इस्तीफा दोनों हुआ करते थे, आज वही धीरेन ब्रह्मचारी इतना कमजोर हो चुका था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चरणों में 2 फूल भी नहीं चढ़ा सका। यह सियासत और समाज का सत्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता, न पद न यश। ये वो दिन था जिस दिन के बाद दिल्ली के सियासी दरबार ने धीरेन की सूरत तक नहीं देखी, क्योंकि अब धीरेन जम्मू के मनतलाई आश्रम में ही अपनी योग दीक्षा का कार्यक्रम चलाया करता था। एकड़ों में फैले इसी आश्रम का निरीक्षण करने के दौरान साल 1994 में अपने विमान पर नियंत्रण खोने की वजह से धीरेन ब्रह्मचारी की विमान दुर्घटना में ही मौत हो जाती है। और इसी तरह एक योगी की कहानी साल 1924 में बिहार के मधुबनी से शुरू होकर दिल्ली के सियासी दरबारों में चक्कर काटते हुए कश्मीर में खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।